नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है। यूपी में धर्म परिवर्तन का मुजफ्फरपुर कनेक्शन सामने आ रहा है। मुजफ्फरपुर में कैंप कर रही है यूपी एटीएस की टीम। हथौड़ी के रागिब आलम से पूछताछ हो रही है। एटीएस ने रागिब का मोबाइल लैपटॉप अपने कब्जे में लिया है। कानपुर के एक स्कूल में टीचर थे रागिब और उसी दौरान वहां पर धर्मांतरण का मामला सामने आया था। सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, एटीएस जांच करने के लिए पहुंची है, क्या कुछ है पूरा मामला? ये मामला एक कन्वर्जन का है, रिलीजियस कन्वर्जन का, जिसमें कानपुर के डेफ एंड डम स्कूल में एक स्टूडेंट आदित्य गुप्ता थे और उन्होंने अपना धर्मांतरण कर लिया। तो ये इसकी जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि मुजफ्फरपुर के रागिब आलम 2018-19 में वहां टीचर थे और इसी शक की बिना पर पुलिस की टीम बनी और एटीएस की टीम मुजफ्फरपुर पहुंची है। हथौड़ी थाना के हथौड़ी गांव के ही निवासी है रागिब आलम। तो पुलिस ने एटीएस को सहयोग करते हुए दोनों की मुलाकात कराई है और एटीएस ने कॉल किया था। रागिब अपने पिता के साथ हथौड़ी थाने में पहुंचे थे, जहां उन्हें मुजफ्फरपुर हेडक्वार्टर्स लाया गया और यहाँ उनसे लगभग 4-5 घंटों तक पूछताछ की गई। इसके अलावा एटीएस ने रागिब का मोबाइल और लैपटॉप भी अपने कब्जे में लिया है, जिसे खंगाल रही है जी। तो ये एक बड़ी कार्रवाई यूपी के धर्मांतरण कनेक्शन को लेकर मुजफ्फरपुर में हो रही है। एटीएस लगातार यहाँ जमी हुई है और उससे जो है यह मसला एक बार फिर गर्म हो गया है। इलाके में बहुत तरह की चर्चाएं भी हो रही है। फिलहाल एटीएस ने इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी है। मुजफ्फरपुर के एसएसपी ने इसे कंफर्म किया है कि एटीएस के अधिकारी जो यहाँ पहुंचे थे तो उनको सहयोग किया गया है और रागिब से उनकी मुलाकात कराई गई है। इस बीच एटीएस ने यह भी कहा है कि रागिब को वो लखनऊ ले जाएंगे। परिजन इस बात के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि लखनऊ ले जाने के लिए पहले नोटिस करेंगे, तो नोटिस के बाद फिर ये तय किया जाएगा कि रागिब लखनऊ जाएगा या नहीं जाएगा। ये सब कानूनी बातें हैं। तो ये एक बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से कि यूपी में जो धर्मांतरण का मसला सामने आया था उसका एक मुजफ्फरपुर कनेक्शन सामने आया है कि मुजफ्फरपुर के रागिब ने कहीं उस आदित्य नामक बच्चे को प्रेरित तो नहीं किया था धर्मांतरण के लिए। इसी मामले की जांच की जा रही है। सुधीर, अगर बात हम रागिब की करें तो रागिब को जानने वाले उसके घर के आसपास के लोग क्या कुछ कह रहे हैं? क्या रागिब कभी इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट दिखाता था, रुचि दिखाता था? मैं खुद रागिब के घर गया था, रागिब से भी मुलाकात की, उनके परिजनों से मुलाकात की और उसके बाद आसपास के लोगों से भी बात हुई है। रागिब खुद डेफ एंड डम है, बचपन से ही वो मूक बधिर है। उसके अलावा उन्होंने मूक बधिर विद्यालय से ही पढ़ाई की है। रागिब ने मूक बधिर होते हुए भी काफी अच्छी तालीम हासिल की है। पटना के एक मूक बधिर विद्यालय से उन्होंने इंटर किया, उसके बाद इंदौर में पढ़ाई की। इंदौर के बाद नोएडा स्थित डेफ एंड डम सोसाइटी है, उस सोसाइटी से उन्होंने लैंग्वेज की पढ़ाई की, कंप्यूटर की पढ़ाई की और वहीं से स्कूल के लिए उनको टीचर अपॉइंट कर लिया गया था। चलिए सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। पटना में आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें दिल्ली से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता जुड़े और बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टास्क दिया। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक में जेपी नड्डा ने सबसे ज्यादा कोरोना से जंग में पार्टी नेताओं को सक्रिय भूमिका निभाने का टास्क दिया। वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए नड्डा ने सबसे पहले पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से टीका लेने की अपील की। सभी नेताओं को हर हफ्ते 2 दिन वैक्सीन सेंटर का दौरा कर टीकाकरण की जानकारी लेने का निर्देश भी दिया है। जेपी नड्डा ने बिहार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए उठाए जा रहे कदम की सराहना भी की। मित्रों, यहां मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, इसको भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का सेवा ही संगठन का कार्यक्रम समझिए। हमारा कार्यकर्ता कोई इस देश में बिना वैक्सीनेशन के न रह जाए, ये योजना हमको करना है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे एमपी, हमारे मिनिस्टर, हमारे स्टेट मिनिस्टर्स, हमारे एमएलए, हमारे जिला परिषद के सदस्य, हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य, सबके लिए सप्ताह में 2 बार किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर वहां के कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना, यह हमारा काम होगा। यह हमको हर सप्ताह दिसंबर तक करना है, ताकि एक भी व्यक्ति इससे छूट ना जाए और हमारा बूथ
कोरोना मुक्त हो जाए और वैक्सीनेशन युक्त हो जाए, इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा, इसके लिए हमको जुड़ना पड़ेगा। मैं संजय जायसवाल जी से निवेदन करूंगा कि आप इसका आयोजन कीजिए, इससे हमको अपने आप को जोड़ लेना है, इस कार्यक्रम के साथ हमको जुड़ जाना है और सारे देश में हमको, सारे प्रदेश में हमको इसके बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में गांव-गांव जाकर के हमारे कार्यकर्ता, लोगों में जो हेजिटेंसी है उसको निकालने का काम और उस वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने का काम, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप उसको आगे बढ़ाएं। उसी तरीके से आपने जो टीका एक्सप्रेस वैक्सीनेशन थ्रू ट्रेन्स 839 टीका एक्सप्रेस आपने बनाई है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। 21 जून को लगभग आपने 5,60,000 आपने डोज एडमिनिस्टर किया है। टोटल अभी तक आप 1,55,00,000 डोजेज आप दे चुके हैं। आपका टारगेट 6 करोड़ 6 महीने में करना है। मैं आपको साधुवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं कि आप इस वैक्सीनेशन में आगे बढ़ेंगे और इसको पूरा करने में अपना पूरा योगदान करेंगे, ऐसा मेरा आपसे आग्रह भी है और आप सब लोग लगेंगे, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जेपी नड्डा ने बिहार के विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में विपक्ष गायब रहता है और सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई देते हैं। पल्स पोलियो के ड्रॉप्स, मैंने उस समय भी कहा था कि दे वर एब्सेंट ड्यूरिंग द कोरोना फर्स्ट वेव, और मैंने कहा था कि यह सिर्फ दिल्ली बैठे और बाद में सिर्फ चुनाव के समय आकर के उस पर राजनीति करने की बात शुरू की। आज भी मैं देखता हूं कि दूसरा कोरोना का वेव आ गया। हमारे सारे नेता या तो क्वारंटाइन हो गए हैं, या तो आईसीयू में चले गए हैं, या आइसोलेशन में चले गए हैं। कोई विपक्षी नेता दिखता नहीं है समाज के लिए, और काम करते हुए दिखते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता धरती पर दिखते हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। और उधर तेजस्वी के बयान पर चुटकी लेते हुए जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि सरकार जनता बनाती है और एनडीए की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी सपना देख रहे हैं और उन्हें वही काम करना चाहिए जो जनता ने उन्हें दिया है। सरकार जो है ना, आप जरा समझिए, सरकार ये जनता के भरोसे पर बनाई जाती है। जनता वोट देती है, बहुमत आता है, सरकार बनती है। तो गिरना और बनना ये एक ही बार होता है। सरकार ने शपथ लिया है और मैंने कई बार कहा है कि हमारे पास बहुमत है और 5 साल तक चलेगी। तो बाद में ऐसा दावा क्यों करते हैं? अच्छी चीज है, मैंने बताया। देखिए, आखिर वो विपक्ष के नेता है। देखिए, उनको चाहिए क्या? उनको चाहिए कि अपना एजेंडा लाना चाहिए। और बड़ी खबर अररिया से आ रही है, जहां पर युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। चोरी के आरोप में रस्सी से बांधकर युवक की पिटाई की गई है। जोकीहाट रेफरल अस्पताल में इलाज के दौरान उस युवक ने दम तोड़ दिया। जोकीहाट के चकई गांव की घटना है, जहां पर चोरी के आरोप में एक युवक की बांधकर पिटाई की जाती है और इलाज के दौरान उस युवक की मौत हो गई है। और बात पूर्वी चंपारण की, जहां से एक ऐसा वीडियो आया है जो कई सवाल खड़े कर रहा है। यहां के एक मोहल्ले के लोग कानून को तोड़ते हैं और जब पुलिस पहुंचती है तो उसे खदेड़ देते हैं। वायरल हो रहा है यह वीडियो चकिया थाना क्षेत्र के एक वार्ड का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रमेश दास नाम के एक शख्स के घर पर बेटे के जन्मोत्सव को लेकर डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। देर रात जब इस चल रहे कार्यक्रम की खबर पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाने पर कार्रवाई करते हुए डीजे को जब्त कर लिया। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से लोग भड़क गए और पुलिस पर ही हमला बोल दिया। पुलिस की गाड़ी पर लोग कुर्सियां फेंकने लगे। भीड़ के आगे पुलिस बेबस नजर आई और वहां से निकल गई। वायरल हो रहे इस वीडियो की जानकारी होने से फिलहाल पुलिस इनकार कर रही है और न्यूज़ 18 भी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। लेकिन अगर ये वीडियो सच है तो चकिया में पिछले 1 महीने के अंदर पुलिस पर तीसरी हमले की यह घटना है। जी साहब जी, अरे डांसर के साथ संज्ञान में तुम क्या कर रहे हो?
बिहार में कोरोना भले ही कम हो गया है, लेकिन डॉक्टर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को लगातार आगाह कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। ये भीड़ है जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जो अपने नेता पप्पू यादव को छुड़ाने के लिए आज जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ये लोग कोरोना गाइडलाइन को भूल गए हैं और कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपने खूब सुना होगा कि रक्तदान जीवन दान है, लेकिन पूर्णिया में जीवन बचाने के महान काम को लोगों ने काले कारोबार में बदल दिया। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में इस काले कारोबार के 2 सरगना को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 2 घरों में छापेमारी कर 58 यूनिट ब्लड बरामद किया है। राजकुमार नाम का एक व्यक्ति जो कि कप्तानपाड़ा सदर थाने के अंतर्गत पड़ता है, उसके यहाँ करीब 37 यूनिट ब्लड डीप फ्रीजर के साथ पकड़ाया गया। और एक दूसरा जो के हाट थाने में पड़ता है, उस व्यक्ति का नाम श्री संजीव कुमार शाह 42 वर्षीय है, जो जिनका स्थायी पता जानकी नगर पूर्णिया है, कि यहाँ भी इसी तरह का संचालित हो रहा है अवैध रूप। दिल्ली क्राइम ब्रांच के हत्थे नालंदा का कुख्यात साइबर अपराधी छोटू चौधरी चढ़ गया है। छोटू चौधरी पर कोरोना महामारी के दौरान कई राज्यों में हजारों लोगों को झांसा देकर ठगी का आरोप लगा है। बिहार शरीफ के सारे थाना क्षेत्र के बहादुरपुर से दिल्ली साइबर क्राइम और स्थानीय पुलिस ने छोटू चौधरी को गिरफ्तार किया। छोटू चौधरी के पास से एक स्कॉर्पियो बगैर नंबर प्लेट के बरामद की गई है। कोरोना महामारी के दौरान छोटू चौधरी मरीजों और उनके परिजनों को ऑक्सीजन और जरूरी दवाएं मुहैया कराने के नाम पर ठगी करता था। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद से ही छोटू चौधरी की दिल्ली साइबर क्राइम को तलाश थी। अगली खबर का रुख करते हैं। मॉनसून की बारिश ने दरभंगा नगर निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। महज कुछ देर की बारिश से खुद दरभंगा नगर निगम पानी में डूब गया। आप देख सकते हैं नगर निगम परिसर किस तरह से झील में तब्दील हो गया, जहां हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। यही हाल शहर का सबसे प्रतिष्ठित साइंस कॉलेज का भी है। शहर का दिल कहे जाने वाले टावर चौक की हालत भी कुछ अलग नहीं है। शहर की सभी प्रमुख सड़कों पर घुटने भर से ज्यादा पानी जमा है। लोग परेशान हैं। पश्चिम चंपारण जिले में भी लगातार बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। सबसे अधिक परेशानी गंडक द्वेरावर्ती इलाकों में है। यहां के बरैया क्षेत्र में घरों के साथ साथ खेतों में भी पानी भरा हुआ है। जल जमाव से परेशान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि अतिक्रमण के कारण इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। समस्या यही है कि देखिए ना, कम से कम 4-5 एकड़ जमीन है, तो पानी में डूब गया है। बिया 2 बार गिराया गया और बिया मैंने डूब बर्बाद हो गया। अब खेती नहीं होगा, भूखे मरने का कगार पर हम लोग। इसको अतिक्रमण कर इसमें पुलिया और नाला दोनों था। मोहन शाह के द्वारा और स्कूल के नाला वाला भर कर ये लोग अतिक्रमण कर लिए हैं, जिसके चलते जल जमा हो रहा है और 560 एकड़ जमीन यहाँ बर्बाद हो रहा है। समस्तीपुर में भारी बारिश की वजह से पूरे शहर में जलजमाव है, जिससे लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर में 2 से लेकर 5 फीट तक पानी जमा है। समस्तीपुर के काशीपुर के मोहल्ले के हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। बारिश के बाद शहर की स्थिति बद से बदतर हो गई है। वहीं समस्तीपुर शहर के घरों के हालात को हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा जो है ये घरों के अंदर करीब 2 फीट पानी घुसा हुआ है। मजबूरी में लोगों को चौकी के सहारे उसको खाना बनाना पड़ रहा है, क्योंकि घर के अंदर पूरी तरह से पानी घुस चुके हैं। आप तस्वीर देखिए, ये समस्तीपुर के काशीपुर के ये हालात हैं और हम जानना चाहेंगे क्या स्थिति है। स्थिति यहाँ की स्थिति यही है कि हम लोग जो है सो कभी इतना पानी को नहीं झेले बारिश में। इस बार की बारिश जो है, बारिश भी हुई है, अच्छी बात है जो बारिश हुई है, लेकिन नगर परिषद का ये है कि टोटल एरिया, हर एरिया का पानी काशीपुर में आ रहा है, जिसके वजह से हम लोग जो है पानी का समस्या को झेल रहे हैं। जी आप बताइए क्या स्थिति है।
पानी का बहुत खराब स्थिति है, हर घर में पानी घुसा हुआ है। आज तक इतना कभी पानी का मतलब बहाव हुआ ही नहीं था, जो इस बार इतना ज़्यादा हो गया है। लोग को घर में रहना मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल से रह रहे हैं, बहुत मजबूरी है, क्या किया जाए, घर छोड़ कर लोग कहाँ जाएगा। तो ये लोगों के पास मजबूरी है, कैसे ये घर को छोड़ के जाए। नतीजा है कि पानी के ऊपर चौकी रख कर के खाना बना रहे हैं और अपने जीवन बसर कर रहे हैं, लेकिन इसका फिक्र शायद यहाँ के अधिकारियों को तनिक भी नहीं है, जिसका खामियाजा समस्तीपुर शहर के लोग भुगतने को मजबूर हैं। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड के खाड़ी टोला में भारी कटाव हो रहा है। जहां नदी का कटाव हो रहा है, वहां के लोग अपने पक्के मकान को तोड़कर अपने कीमती सामान को दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं। नदी के डर से लोग घर तो तोड़ रहे हैं, लेकिन जाएंगे कहां, उन्हें इस बात का पता नहीं है। गरीब है, मतलब इसका कोई सहारा नहीं है, तो ये लोग अपने घर को तोड़ने में मजबूर है। अभी आपको भी पता होगा कि एक घर पक्का का घर बनाने में कितना टाइम लगता है। एक एक ईंट जोड़कर, एक एक पैसा जोड़ करके, खून पसीने की कमाई से लोग मेहनत करके घर बनाते हैं, और इनका तो कोई है भी नहीं, बेसहारा है लोग। मजबूरी है कि लद्दी बगली चलो हुई है कि अब आज छोरे काल अब कोना पकड़े ले अब राखो मुकमन दे सभी को बस्ती वाला साथ दिले, मजबूर है सभी को अपना अपनी पागी से पैसा लगा मुँह घर खरीद तोड़वाई दे। अगली खबर नरकटियागंज से है, जहां बारिश के कारण एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इलाके की सभी छोटी बड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। मैनाटांड प्रखंड और सिकटा प्रखंड क्षेत्र की सभी पहाड़ी नदियां भी उफान पर हैं, जिसके कारण दोनों प्रखंड क्षेत्र के कई गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मैनाटांड प्रखंड क्षेत्र के बसंतपुर गांव के पास लचका पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है, जिससे इस मार्ग पर आवागमन ठप हो गया है। पहाड़ी नदियों में उफान से लोगों में दहशत का माहौल है। होने से जनजीवन अस्त व्यस्त है और खेतों में पानी लगे हुए हैं, धान के बछड़े सब डूब गए हैं, दहाड़ हो गया है और काम धंधा सभी चौपट हो चुका है। लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। इस बार मैंने भी पत्र लिखकर प्रखंड विकास पदाधिकारी के मार्फत मैंने जिला में भेजा, मैंने डीएम साहब को भेजा। मेरे सिकटा पंचायत के सिकटा नदी, उड़िया नदी में अन्यत्र जगह बांध टूटा हुआ और अन्यत्र जगह बांध का काफ़ी उसमें जो काम भी हुआ था पिछले बार ड्रेनेज विभाग से, वो 15 दिन में नहीं टिका। गया में जोरदार बारिश के साथ मौसम का मिजाज बदल गया है। 2 घंटे से जिले में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण सड़कों पर बरसात का पानी भर गया है। कई घरों में भी पानी घुस गया है, खेतों में पानी भर गया है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, जिससे दिन में ही अंधेरा छा गया है। बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। गया से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता एलन लीली। गया में पिछले 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और बादल भी लगातार गरज रहे हैं, जिससे आम जो लोग जो हैं वो डरे सहमे नजर आ रहे हैं। गया में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और दिन के उजाले में ही रात जैसा तस्वीर देखने को मिल रहा है। वहीं इस बारिश में लोगों को गर्मी से निजात मिल रहा है, तो वहीं किसान भी परेशान नजर आ रहे हैं। एलन लीली, न्यूज 18 गया। कोरोना से जंग में जारी टीकाकरण में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक छात्रा को बिना कोरोना का टीका लगे ही उसके नाम से सर्टिफिकेट जारी हो गया। घटना सुपौल के त्रिवेणीगंज की है। छात्रा ने टीका के लिए कोविन ऐप पर स्टॉल बुक किया था। जब वो टीका केंद्र पर वैक्सीन लेने पहुंची तो सेंटर बंद मिला। उसके बाद उसे संबंधित अधिकारियों से भी संपर्क किया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इस बीच उसके मोबाइल पर वैक्सीन लेने का सर्टिफिकेट आ गया, जिसके बाद परेशान छात्रा ने सीधे डीएम को फोन लगा दिया। जिसके बाद डीएम के निर्देश पर अधिकारी छात्रा को समझाने पहुंचे, जहां अधिकारियों को छात्रा ने खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं अब इस पूरे मामले में अधिकारी जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। मम्मी पापा को कहने से कुछ नहीं होगा, ये बोल भी देंगे तो हम अभी नहीं लेंगे वैक्सीन। आप देख रहे हैं मेरी मम्मी का कंडीशन क्या है, और आपको पता है कि अभी हम कोविड का वैक्सीन लेंगे तो हम भी मतलब बुखार लगेगा ही।
ऐसा नहीं है ऐसा। अरे आप नहीं पढ़े हैं क्या? आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं है बेटा। नाना जी ठीक है, हम मानते हैं कि आप गलती मान रहे हैं। एक आप हम न्यूज सुने थे कि यहाँ पे मतलब कि किसी का वो ऑक्सीजन की वजह से डेथ हो गया। इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी लापरवाही से अभी तक आप लोग नहीं सीखे कि फिर अगर कोई स्टूडेंट स्पेशली कोरोना का मीटर लेकिन वैक्सीन के लिए हम गए थे कि देखिए सर हम मतलब वैक्सीन नहीं मिला और सभी के, लेकिन इस बात की कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर क्यों मुझे डीएम सर को फोन करना पड़ा? और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।